देख लो हम। आज हिंदी क्लास में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का अध्ययन हम लोग करेंगे। ये विशेष रूप से कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और अन्य के लिए आगे लिखा है। ये फिर अन्य को की आवश्यकता क्या है? अन्य की आवश्यकता यह है कि दूसरे लोग भी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी नहीं हैं, उनसे निचले क्लास के, हमसे ऊपर क्लास के हैं, वो भी इस बात को जाने कि मेवाड़ मुकुट है क्या। हमको विषय अपने कोर्स से हट करके भी कुछ विशेष जानकारी रखना चाहिए। ये मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य, चरित्र गाथा और उनके देशभक्ति से ओतप्रोत एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य के लेखक श्री गंगा रत्न पांडे जी हैं, जिन्होंने पूरी कहानी को या पूरे कथानक को 7 सर्गों में बांटा है। 7 सर्ग, इसके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि खंड काव्य का मतलब होता है कि पूरे राणा प्रताप का इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन खंड का इतिहास। और वो क्या है, शुरू कहाँ से होता है? पहले आप इसके पात्रों को देख लीजिए। इसमें कौन कौन से पात्र हैं, वो सारे पात्र आपके सामने लिखे गए हैं। महाराणा प्रताप जो इस खंड काव्य के नायक हैं, लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, उनकी धर्मपत्नी है, अमर उनका बिल्कुल अबोध छोटा सा बेटा है, शक्ति सिंह राणा प्रताप के भाई हैं, लेकिन ये राणा प्रताप के साथ या देश के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। और ऐसे लोगों की कोई कमी भी नहीं रही कभी, हमेशा ऐसे लोग भी रहते रहे। दौलत, इसके बारे में लिखा हुआ कि अकबर के मामा की बेटी है, यानी यूँ कह लीजिए कि शत्रु पक्ष की कन्या है महाराणा प्रताप के हिसाब से। उसके बाद पृथ्वीराज, ये अकबर के दरबारी कवि हैं, वो स्वाभिमानी पृथ्वीराज चौहान नहीं, आप समझ लेंगे। पृथ्वीराज का मतलब ये नहीं कि जहाँ पृथ्वीराज लिखा हो पृथ्वीराज चौहान ही हो। बहुत से लोगों का नाम पृथ्वीराज हो सकता है, ये अकबर कवि हैं। भामाशाह उस जमाने के दधीची हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया था। कथानक का प्रारंभ होता है हल्दी घाटी में के मैदान में महाराणा प्रताप की पराजय से, जहां हमारा महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसके सामने पराजित हो जाते हैं। और फिर वो भारत के नक्शे को आपने देखा होगा, ये राजस्थान का इलाका, वो राजस्थान में अरावली एक पर्वत है, उसी से शुरुआत होती है पहले सर्ग की, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहाँ पर एक पहाड़ी में यानी विजन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहाँ रहते हुए भी अपने स्वाभिमान को, अपने सिर को ऊंचा किए हुए हैं। उसके बाद वहाँ जंगल के कष्ट को झेलते हैं, लेकिन गुलामी के सुखमय जीवन को ठोकर मार देते हैं। उसके बाद दूसरा सर्ग उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी के नाम से है, जो वहाँ के जीवन से, अरावली के जीवन के, जंगल के जीवन से कंद मूल खा करके, जंगल के फल फूल खा करके स्वाभिमान की जीवन व्यतीत करती है और सच्ची अर्धांगिनी अपने को साबित करती है। इन्हें शुरू में थोड़ा सा डिगती है कि अगर हम राज सुख में थे तो क्या जीवन था, यहाँ क्या है, लेकिन आखिर में वो भी उस चीज़ को नहीं वो कर पाती हैं
और वहाँ उनको कहना पड़ता है मुझको नहीं झुका पाएगा यह कष्टों का सागर। जो मेरे कष्ट हो रहा है यहाँ पर रह करके कि खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ज़मीन पर सोने को मिल रहा है, ये सब मुझे डिगा नहीं पाएगा। यानी इस स्थिति में भी हम स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करेंगे, अकबर की अधीनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरे सर्ग में प्रताप यानी महाराणा प्रताप स्वयं उन्हीं के बारे में है। ये बड़े चिंतित रहते हैं कि कैसे इस देश की दशा को बदला जाए, कैसे गुलामी के बंधनों को काटा जाए। और इसी उधेड़-बुन में, इसी सोच चिंता में कभी अपनी पत्नी की ओर, कभी बेटे और कभी दौलत, जो शत्रु पक्ष की कन्या हमने आपको बताया यानी अकबर के मामा की बेटी है, वो भी देखिए एक मुस्लिम होते हुए उनके साथ जाकर के जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें आपको कि ये दौलत नाम की कोई कन्या एक काल्पनिक आप मान लीजिए, उसको दिखाना ये है इसमें कि देखिए स्वाभिमान के लिए न झुकने वालों का साथ देने वाले भी बहुत हैं और अपनों के साथ गद्दारी करने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो स्वाभिमान के साथ समझौता न करने वालों की श्रेणी में दौलत का नाम आता है कि ये भी महाराणा प्रताप के साथ वहाँ जंगल में अरावली की पहाड़ियों में जीवन व्यतीत करती है और बड़े प्रसन्नचित रहती है। राणा प्रताप जब अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उसको दुखी देखते हैं और इसी बीच एक घटना घटती है। उनके बच्चे के हाथ से एक बिला रोटी छीन करके लेके चला जाता है, वो भी घास की पात की रोटी। वहाँ राणा प्रताप विचलित हो जाते हैं, मानवता दहल उठती है, हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं आखिर में महाराणा प्रताप, मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा। ये देश प्रेम है, ये देश प्रेमियों का इतिहास है कि स्थान विशेष या सुख भोग से कुछ नहीं होता। जो लोग देश सेवा, समाज सेवा के लिए अपने तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं, उन्हीं का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहता है। चौथे सर्ग में दौलत, जिसके बारे में आप देख रहे हैं वो कौन है, एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन उसकी असलियत जरा सा देखिए यहाँ पात्र का कि उसको प्रताप के परिवार के साथ अपनत्व सा महसूस होता है और राजसी जीवन में वहाँ रहते हुए राजमहल में सारे सुखों को भोगते हुए उसे वो पसंद नहीं करती। और उसके बाद शक्ति सिंह के बारे में, जिनके विश्वासघात से ये सब हुआ, ये जीवन देखना पड़ा, ये दिन देखना पड़ा, उनके बारे में कहती है ये सूर्य हैं, वो दीपक हैं। अरे वो शक्ति सिंह जो जा करके राजसुख भोग रहे हैं विश्वासघात करके, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो सूर्य की तरह से दीप्यमान हैं, वो एक टिमटिमाते हुए दीपक हैं। कब बुझ जाएंगे, कब उनका प्रकाश क्षीण हो जाएगा, उनके प्रकाश का कोई महत्व भी नहीं है। महत्व तो सूर्य के प्रकाश का है, सारे जग का जीवन दाता है। उसके बाद पांचवा सर्ग है चिंता सर्ग, जहां हमारा महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने देशभक्ति के लिए जो जाने जाते हैं, उसमें वो चिंतित हैं कि एक दिल्ली का पीठाधीश्वर यानी दिल्ली का राजा मुगल बादशाह अकबर, जिसके पास अंबार है, शस्त्रों का विशाल सेना है, तो टैंक है, उसके सामने हम कैसे उससे लोहा ले सकते हैं। ये सब सोचते हुए उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और महारानी लक्ष्मी की चिंता को देखकर, बेटे की स्थिति को देखकर वो चिंता में पड़ जाते हैं। ये है चिंता सर्ग। उसके बाद छठे सर्ग में पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज कौन है, चरित्र में आप देख रहे होंगे, ये अकबर के एक दरबारी कवि हैं। एक दिन इन्होंने
अपने एक अनुचर, सेवक, नौकर के जरिए महाराणा प्रताप के पास एक खत भेजा और अपने कुछ दूर पर रुक गए। जब महाराणा प्रताप ने उसमें खत में देखा कि पृथ्वीराज ने खत में लिखा है कि आप स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो वहाँ पर पृथ्वीराज भी उपस्थित हो जाते हैं और वो सारा कहते हैं कि आप युद्ध की तैयारी के लिए पहाड़ी स्थान में सेना की तैयारी करें और इसके लिए आप तत्पर रहेंगे। वो एक दिन आएगा जब सफलता आपके हाथ लगेगी। उसी बात भामाशाह आखिर में एक महाचरित्र, एक महान दानी, जो भारत का इतिहास है दानियों का, भामाशाह ये ऐसे ही याद किए जाते हैं दानियों में, जैसे अभी आपको बताया दधीची, उस समय के दधीची हैं। इन्होंने कहा जो भी हो आप सेना तैयार कीजिए, जितना पैसा लगेगा वो हम देंगे। राणा प्रताप ने कहा मैं दूसरे के पैसे से ऐसा नहीं कर सकता। तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को ललकारा देशभक्ति के लिए, उनकी सुसुप्त अवस्था को, देशभक्ति को जागृत किया और कहा कि नहीं नहीं, ये स्वदान है, हम तो देशभक्ति के लिए जो कमाए हैं, हमारे पूर्वजों से हमारे परिवार का जो संचित धन है वो देश का है और देश के लिए अगर चला जाए तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगी। और उन्होंने कहा मातृभूमि होगी स्वतंत्र, फिर हम होंगे फिर निर्भय, फिर से हम वैसे ही हो जाएंगे, उसी अवस्था में आ जाएंगे हल्दी घाटी से पूर्व के युद्ध की। और इसी के साथ साथ इस सर्ग की भी समाप्ति होती है और इस खंड काव्य की भी समाप्ति होती है। ये मात्र 3 अंक का आता है। ऐसे 9 खंड काव्य कक्षा 10 के बच्चों के लिए, वो 9 में से कोई एक करना रहता है, वो करेंगे। इसके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर इससे लाभ और फायदा उठावें, वो भी सेवा भाव को, देशभक्ति को जागृत करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। धन्यवाद।